नमस्कार दोस्तों। कक्षा 8वीं की पुस्तक है विज्ञान की। अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक भाग आता है दैनिक विज्ञान, जिसका सबसे महत्वपूर्ण पाठ ये दैनिक विज्ञान में प्लास्टिक और संश्लेषित रेशे भी आते हैं। संश्लेषित रेशे यानी वे रेशे जो प्राकृतिक नहीं होकर कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, और प्लास्टिक। तो इन दोनों के बारे में इस पाठ में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा पाठ है 8वीं क्लास की विज्ञान का, एनसीईआरटी की पुस्तक है। तो आइए अध्ययन आरंभ करते हैं। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं, यानी फैब्रिक यानी कपड़े से निर्मित होते हैं। यानी जिस पोशाकों को हम पहनते हैं कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों एंड फाइबर से बनाए जाते हैं। कपड़े किससे बनाए जाते हैं? या तो प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों से बनाए जाते हैं, बुनकर बनाए जाते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? तो हाँ, हम बिल्कुल प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं, जैसे कि जूट है, कपास है, इस तरीके के रेशम है। तो ये क्या है? प्राकृतिक रेशे है। इनको बनाने के स्रोत जो कच्चा माल है वो प्राकृतिक तरीके से प्राप्त किया जाता है, पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। रेशों का उपयोग विविध प्रकार के अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए, यानी जो धागे रेशे यानी धागे रेशों से निर्मित है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास देखते हो, उनको याद कीजिए और स्मरण कीजिए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। फिर आप प्रयास कीजिए कौन सी वस्तुएं हैं जो प्राकृतिक रेशों से बनी है और कौन सी वस्तुएं जो कृत्रिम रेशों से बनी है। यानी प्राकृतिक रेशे यानी वे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम रेशे वे रेशे जो हम बनाते हैं, यानी रसायनों का उपयोग करके उनका निर्माण करते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे, आपको वस्तु का नाम लिखना है और रेशे का प्रकार लिखना है। यानी मान लो आपका स्वेटर है, ऊनी स्वेटर, तो किस प्रकार के रेशे से बना है? तो ऊनी स्वेटर प्राकृतिक रेशे से बनता है, ऊन प्राकृतिक रेशा है, और वर्तमान में कृत्रिम रेशों से भी बनता है। इस तरीके से आपको इसको सारणी को पूरा करना है। समय अभाव को देखते हुए हम आगे चलते हैं। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने इस सारणी में कुछ वस्तुएं कृत्रिम लिखी है, तो उस कृत्रिम चयनित करने का कारण है कि कुछ वस्तुएं जिसके रेशे हैं वो प्राकृतिक न होकर कृत्रिम रेशे है, जिनको अपन ने निर्माण किया है, प्रकृति से प्राप्त नहीं किया है। आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी प्राकृतिक रेशे हमें किससे प्राप्त होते हैं? पौधों अथवा जंतुओं से। यानी जो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जो रेशे में पौधों जंतुओं से प्राप्त। जैसे कपास अपन को पौधे से प्राप्त होती है, ऊन हमको जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे भेड़ की ऊन, ऊँट की ऊन, खरगोश की ऊन, बकरी की ऊन। इस तरीके से रेशम हमें जंतु से प्राप्त होता है। शहतूत के पौधे पर पाया जाता है रेशम कीट। तो दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ये किसी जंतु से प्राप्त न होकर मनुष्य द्वारा रसायनों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण इस पाठ का भाग है। इन प्राकृतिक रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पौधे और जंतुओं से। संश्लेषित या कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे वो रेशे जिसका निर्माण मनुष्य करता है, जो प्रकृति से हमें प्राप्त नहीं होते हैं। यही अपना मुख्य भाग रहेगा इस अध्याय का। तो संश्लेषित रेशे क्या है? तो संश्लेषित रेशे क्या है हमने देखा। यानी संश्लेषित रेशे वो रेशे, संश्लेषित यानी कृत्रिम, संश्लेषित यानी कृत्रिम जिसका निर्माण मनुष्य करता है। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाए जाने वाले एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। यानी आप एक हार का स्मरण कीजिए जो कि मनकों से बनाई हुई और धागे में पिरोई हुई, जिस तरीके से ये दिख रही है आपको चित्र में। आप देख सकते हो के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? या आपने दो चित्र बनाए, क्या आपको इन दोनों में कोई समानता दिख रही है? ए में ये मनके हैं, बी में कागज क्लिप जोड़कर बनाई गई एक लंबी श्रृंखला है। तो आपको इसमें अंतर दिख ही रहा है कि ये मनके काफ़ी व्यवस्थित नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये श्रृंखला का व्यवस्थित नज़र नहीं आ रही है।
तो एक संश्लेषित रेशा भी एक छोटी इकाई को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। संश्लेषित रेशा क्या होता है? छोटी इकाई को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है, यानी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ के एक रेशे का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होती है। जिस तरीके से ये मनका, ये मनका, ये मनका ऐसे जोड़ के माला बनती है, वैसे ही एक ऐसी छोटी छोटी श्रृंखलाओं जोड़कर एक धागे का निर्माण किया जाता है। और धागा वास्तव में क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होता है। ये छोटी छोटी इकाइयाँ क्या होती है? रासायनिक पदार्थ होते हैं। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो कि बहुलक, अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। यानी पॉलीमर का कपड़ा अपन खरीदते हैं, यानी बहुलक कहते हैं। बहुलक यानी बहुत सारे मिलकर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, और अंग्रेजी में इसे पॉलीमर कहेंगे। ये छोटी छोटी इकाइयाँ जब आपस में जुड़ जाती है तो एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, इसे बहुलक कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे कहेंगे पॉलीमर। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द पॉली और मर्स तथा मर्स से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक। पॉली का अर्थ क्या होता है? अनेक, ये बहुत सारी संरचनाएं। और मर का अर्थ भाग अथवा इकाई, यानी मर का अर्थ है भागन अथवा बहुत सारी इकाइयाँ। अंत एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। पॉलीमर या बहुलक किससे बनता है? यानी इस बहुत सी इकाइयों को दोहराने से पॉलीमर या बहुलक बनता है। यानी छोटी छोटी इकाइयाँ जब जोड़ती जाती है तो एक बहुलक का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं हिंदी में बहुलक, अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। तो ये प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशों के बारे में थोड़ा सा अपने को बताया गया। आगे देखते हैं। बहुलक है वो प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। कपास बहुलक है जो क्या कहलाता है? सेलुलोज कहलाता है। ये प्रकृति में भी बहुलक पाए जाते हैं। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। तो कौन सी इकाइयों से जुड़ के सेलुलोज का निर्माण होता है? ग्लूकोज इकाइयों को जोड़ने से सेलुलोज का निर्माण होता है, जो कि क्या है? कपास ही है। कपास एक बहुलक है। संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब हम देखेंगे कृत्रिम रेशों के प्रकार कितने तरह के होते हैं कृत्रिम रेशे। फिर अपन प्राकृतिक रेशों के भी प्रकार देखेंगे, जैसे ऊनी है, कपास है, रेशम है, जूट है, पटसन है। तो संश्लेषित रेशों के प्रकार, इसमें सर्वप्रथम आता है रेयॉन। क्या आता है? रेयॉन। तो क्या होता है रेयॉन का धागा? रेयॉन का रेशा किससे बनता है? क्या इसकी रासायनिक बनावट है? हम इसको थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं रेयॉन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? कीट से प्राप्त किया जाता है। जो कीट कहाँ पाया जाता है? शहतूत के पत्तों पर पाया जाता है। कक्षा 7 का जब हम अध्ययन करेंगे तो देखेंगे विस्तार से इसके बारे में। इसकी खोज चीन में हुई थी। किसकी खोज? रेशम की। और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत ही महंगा होता है, यानी क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, और फिर उत्पादन भी होता है बहुत कम होता है। तब ये रेशम देखने में मुलायम और सुंदर आकर्षक होता है। तब इसकी जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगता है देखने में। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए, यानी फिर जो प्राकृतिक रूप से रेशम प्राप्त किया जाता है वो बहुत ही महंगा होता है। तो लोगों ने प्रयास किए, वैज्ञानिकों ने प्रयास आरंभ किए कि कृत्रिम रेशम भी बनाया जाए। 19वीं शताब्दी के अंत छोर में वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यानी जो कृत्रिम रेशम बनाया गया था वो लकड़ी की लुगदी की रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। ये रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। आपसे पूछा जाए रेयॉन क्या है, तो रेयॉन एक तरह का कृत्रिम रेशम है। रेशम की तरह ही दिखने वाला कृत्रिम धागा है रेयॉन। तो रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, क्योंकि रेशम की भांति ही गुण होते हैं रेयॉन के। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ये एक मानव निर्मित रेशा है। रेयॉन कैसा है? मानव निर्मित रेशा है। ये रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। रेयॉन की कीमत रेशम से कम होती है, लेकिन रेशम की तरह ही इसे कपड़ा बनाया जा सकता है, बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को विभिन्न विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाते हैं। यानी रेयॉन का धागा और कपास का धागा मिलाकर क्या बनाते हैं? दोनों को मिलाकर बिस्तर की चादरें बना देते हैं। और रेयॉन प्लस ऊन से मिलाकर क्या बनाते हैं? कालीन या गलीचों का निर्माण किया जाता है। जिस तरीके से आपको चित्र में ये नज़र आ रहा है रेयॉन निर्मित वस्तुओं के चित्र।
ये चादरें हैं, ये गलीचे हैं, यानी संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक अपने अध्याय का नाम है। आगे हम अध्ययन को जारी रखते हैं। रेयन के बारे में देखा। रेयन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेयन के बाद महत्वपूर्ण पार्ट आता है नायलॉन। नायलॉन नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल एवं पौधे या जंतु से प्राप्त उपयोग किए बिना ही बनाया गया। जो रेयन बनाया गया था वो काष्ठ की लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया गया था, लेकिन नायलॉन में किसी भी तरह के प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया। और उसे कब बनाया गया? 1931 में। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। नायलॉन का आविष्कार निर्माण किससे? कोयला, जल और वायु से बनाया गया। ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित कृत्रिम रेशा तो कौन सा है? नायलॉन है। नायलॉन रेशा प्रबल यानी मजबूत, प्रत्यास्था और हल्का होता है। ये नायलॉन की विशेषता है। आपसे पूछा जाए तो प्रबल, प्रत्यास्था और हल्का था। ये चमकीला और धुलने में सुगमता यानी इसका कलर है वो चमकीला है और आसानी से मैल छोड़ने वाला। अंत ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत ही प्रचलित हुआ और नायलॉन के कपड़े बहुत ही प्रसिद्ध हुए क्योंकि ज़्यादा चलता है, हल्का है, चमकीला है और आसानी से मैल छोड़ देता है, तो कपड़ों के निर्माण में बहुत ही सहायक। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसके नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चलने वाली रस्सी बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। नायलॉन का रेशा बहुत ही मजबूत होता है। मजबूत रस्सी की जगह इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मजबूत रस्सियाँ बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। तो याद रखिए, पैराशूट और पर्वतरोहियों की जो रस्सियाँ होती है वो किससे बनाई जाती है? नायलॉन से। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग में लाते हैं, जैसे कि जुराबे, बेहद इम्पोर्टेड है। नायलॉन से निर्मित वस्तुएं जुराबे, रच्चे, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कारों की चीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग एंड शयन थैला, पर्दे आदि नायलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने में भी किया जाता है। तो ये नायलॉन से निर्मित है। कुछ चित्र दिए, नाम दिए गए, आप याद रखें। इन नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं जैसे पर्दे हैं, रस्सी है, ब्रश है, जुराब है। तो वो जो क्या कहता है, क्या नायलॉन के रेशे सचमुच में इतने मजबूत होते हैं कि हम उनसे पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल इनसे निर्माण कर सकते हैं। ये बहुत ही मजबूत होते हैं। आइए अगले पेज पे चलते हैं। तो नायलॉन से पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी का निर्माण भी किया जाता है। चित्र में आगे दिया रखा है, दे रखा है आपको, ये देखो पैराशूट, ये चट्टान पर चढ़ने की ये रस्सी बनाई हुई, यानी काफ़ी मजबूत धागा है ये। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है, यानी बहुत ही मजबूत तय होता है ये धागा, और इससे बनने वाले कपड़े और रस्सियाँ। आइए हम जानते हैं नायलॉन के रेशे का उपयोग आपको दिख ही रहा है। तो ये मजबूत क्यों होता है, आपको एक क्रियाकलाप करके देखना है। क्या क्रियाकलाप करेंगे आप? एक लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेमी लंबा एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध दीजिए जिससे पर यह स्वतंत्र रूप से लटका जाए, जैसा कि चित्रण प्रदर्शित है। मुक्त सिरे पर आपको क्या करना है, ये देखो, एक लोहे के स्टैंड पर क्लैंप से लटकता हुआ एक धागा। ये देखो, आपको धागे की मजबूती ज्ञात करने के बारे में आपको बताया गया है, कितना मजबूत होता है धागा। एक हुक लगाकर पलड़ा बांध दीजिए जिसे बाट रखे जा सकते हैं। पलड़े पे एक एक करके बाट तब तक रखते जाइए जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे तोड़ने हेतु आसकुल भार को लिख लीजिए। ये भार रेशे में सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊनी, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों पर दोहराइए। आंकड़ों को सारणी में आपको बिठाना और देखना है कौन से धागे ने ज़्यादा भार सहन किया। आपको रेशम लेना है, नायलॉन लेता है, रेयॉन लेना है, पॉलिएस्टर का कपड़ा लेना है, और इस तरीके से आपको, यानी कपास का लिया, यानी कितना भार इसने कपास के टुकड़े ने झेला, फिर ऊन का धागा लिया, कितना भार झेला, कितने भार से टूटा, रेशम, नायलॉन। तो आप देखोगे इसमें सबसे ज़्यादा जो भार सहन करेगा वो नायलॉन का रेशा सहन करेगा। तो आप रेशा और धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाले कांच की गोलियां या गुट्टिकाओं का उपयोग कर सकते हैं, यानी एक समान भार की छोटे छोटी इकाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं। सावधानी ये रखनी है, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ मोटा धागा और कुछ पतला धागा लेके आप है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो मजबूत धागा मिलेगा वो नायलॉन का धागा ही मिलेगा। तो ये नायलॉन के धागे की मजबूती के बारे में जानने की क्रियाकलाप था।
आगे अपन तीसरा धागा देखते हैं, पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। तो पॉलीएस्टर और एक्रिलिक क्या है? पॉलीएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है, ये भी कैसा है? कृत्रिम रेशा है। इस रेशे से बने कपड़ों में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती, यानी इन रेशों से बने कपड़ों में अपने को बार बार प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल भी जाता है, यानी मैल भी आसानी से निकलता है। अंत ये वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें एवं अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलिन का जो कपड़ा है आता है वो भी एक क्या है? पॉलिएस्टर का ही उदाहरण है। इसे बहुत ही महीन रेशों से खींचा जा सकता है, यानी इसके पॉलिएस्टर के धागे हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही पतले होते हैं, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है, यानी फिर इसे एक तंतु एंड धागे के समान बुनकर कपड़ा बना सकते हैं अपना आसानी से। एंड पॉलिएस्टर और एक्रिलिन भी क्या है? एक्रिलिक भी क्या है? एक कृत्रिम धागे है जो कि बेहद ही आकर्षक और धुलने में सरल धागे है। आइए अगले पेज पे चलते हैं। तो यह पहेली का क्या कहना है? मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट, बोतलें और शावल तथा चीनी संचयन के मिले पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर ये पेट क्या है, यानी पहले ये जानना चाहती है आखिर ये पेट चीज़ है क्या। उसकी माँ उसे जल के साथ उपयोग हेतु क्यों खरीदती है? तो आइए इसकी समाधान के बारे में देखते हैं। पेट एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का पॉलीएस्टर है। पेट क्या है? एक पॉलीएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। इन पेट का उपयोग बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म जो कि आपकी प्लास्टिक की पर्दे जैसे तार आदि बनाने में किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलीएस्टर से निर्मित वस्तुओं की आपको क्या करनी है? सूची बनानी है। आपके आसपास जो पॉलीएस्टर से निर्मित ये वस्तुएं, बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार अगर आपको दिखते हैं तो आपको उसके नाम अपनी नोटबुक में ऐड कर लेने हैं। तो अपन थोड़ा पॉलीएस्टर के बारे में जानेंगे हम। पॉलीएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है, यानी एक रसायन जिसका नाम क्या है? एस्टर की एक इकाई की पुनरावृत्ति से बनता है पॉलीएस्टर। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। एस्टर कौन से रसायन है जो फलों को क्या करते हैं? उसकी गंध प्रदान करने वाले रसायन एस्टर। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीएस्टर से, एस्टर से निर्मित कपड़े क्या कहलाते हैं? पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरीकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनते हैं। पॉलीकोट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण होता है। पॉलीकोट किसका मिश्रण होता है? पॉलीएस्टर और कपास से निर्मित कपड़े होते हैं वो पॉलीकोट कहलाते हैं। और पॉलीवुल पॉलीएस्टर और ऊन के मिश्रण से बनते हैं वो पॉलीवुल कहलाते हैं। पॉलीएस्टर प्लस ऊन का धागा तो पॉलीवुल कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबल का उपयोग भी करते हैं, शॉल अथवा कंबल का उपयोग भी करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सादृश्य दिखाई देते हैं। यानी आजकल हम शॉल और स्वेटर का उपयोग करते हैं, ये प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। ये प्राकृतिक ऊन के सादृश्य दिखाई देते, तो ऐसा क्यों? ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से तैयार किए जाते हैं, न कि प्राकृतिक ऊन के रेशों से, जो एक्रिलिक कहलाता है। तो ये ऊन के समान दिखने वाले रेशे क्या कहलाते हैं? एक्रिलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोत से तो प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तु अपेक्षाकृत सस्ती होती है। प्राकृतिक ऊन का से बने हुए शॉल और स्वेटर का अगर हम उपयोग करना चाहें तो ये पहली बात तो ये बहुत ही महंगे होते हैं। दूसरा, इनका रखरखाव भी बहुत ही कठिन होता है। लेकिन प्राकृतिक ऊन होती है जिसे एक्रिलिक कहते हैं, ये सस्ती और रखरखाव में बहुत ही सरल होता है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। यानी लंबे चलते हैं और कम बजट में, कम पैसों में मिलते हैं, इसीलिए ये लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। बहुत से रंगों में ये उपलब्ध भी है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने के क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7 में आपने देखा, यानी प्राकृतिक रेशों को जलाने से क्या होता है। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो क्या होगा? तो जो आपने देखा था प्राकृतिक रेशों को जलाने में जो क्रियाकलाप किए थे,
उनसे कुछ अलग होते हैं। संश्लेषित रेशों को हम उस तरीके से नहीं जला सकते। तो संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप क्या पाएंगे, इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न होता है। प्राकृतिक रेशे राख बन जाते हैं, जल्दी से जल जाते हैं और राख बन जाते हैं, लेकिन संश्लेषित रेशों में ऐसा नहीं है। आप ये भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं, इनकी राख नहीं बनती है, ये पिघल कर पेस्ट बन जाते हैं। ये वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। अगर संश्लेषित कृत्रिम रेशों की हानियाँ देखा जाए तो पहला हानि यही है, कह सकते हो आप, कि इनको जलाने पर ये पिघल कर क्या बन जाते हैं, तरल बन जाते हैं। यदि वस्त्र में आग लग जाती है तो ये बहुत ही आपदाजनक हो सकता है। अगर प्राकृतिक रेशे के कपड़े हमने पहन रखे और जल जाए तो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि ये पिघल कर शरीर से चिपक जाएगी और आग से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। कपड़ा पिघल जाता और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता। अंत हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसी जगह पर आपको कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जहां आग लगने की संभावना होती है, क्योंकि ये आग को जल्दी पकड़ते हैं और जलने के बाद शरीर से चिपक भी जाते हैं। तभी पहले क्या कहते, ओह अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलीएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती, क्योंकि पॉलीएस्टर एक कृत्रिम रेशा है जो जलने पर पिघल कर शरीर से चिपक सकता है। तभी पहले की माँ प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों को उपयोग करती है रसोई घर में। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो कि पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। बेहद ही इंपोर्टेंट थे। जितने भी कृत्रिम रेशे हैं वो किससे बनते हैं, पेट्रो रसायन से बनते हैं, और विभिन्न क्रियाओं से, अलग अलग प्रक्रियाओं से ये पेट्रो रसायन से अलग अलग धागे बनाए जाते हैं। तो हमने देखा संश्लेषित रेशों के बारे में। अब इनके क्या विशेषता हैं, इनकी क्या विशेषता है, संश्लेषित रेशों के गुण धर्म, यानी संश्लेषित रेशों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या विशेषता हैं जिसका वर्तमान में अधिक उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, यानी आज बारिश हो रही है। आप किसी प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे, और क्यों आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे? क्या ऊन से बने हुए कपड़े का लाएंगे, क्या रेयॉन या नायलॉन के बने हुए कपड़े का लाएंगे, या पॉलिएस्टर से बने हुए कपड़े का लाएंगे? तो स्वाभाविक है हम कृत्रिम रेशों से बने हुए कपड़े का उपयोग वाले छाते का उपयोग करेंगे, जो आसानी से सूख भी जाए, हल्का हो और पानी उसके अंदर न आए। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणों वाले होते हैं, यानी अद्वितीय गुण, यानी जैसे गुण किसी कपड़े में नहीं होते ऐसे गुण इन रेशों में होते हैं। इन्हें परिधान सामग्री से हेतु लोकप्रिय बनाते हैं, यानी ये गुण इन्हें क्या है, पहनने की सामग्री हेतु उपयोगी बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशों से बने हुए कपड़े जल्दी सूखते नहीं। अधिक सलाऊ होते हैं, यानी लंबे समय तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, खर्चा कम आता है इनको खरीदने में, आसानी से उपलब्ध है, यानी हर जगह हर स्टोर पर आपको बाजार में ये आसानी से कृत्रिम रेशों के कपड़े मिल जाएंगे, और रख रखाव में सुविधाजनक है, कहीं भी हम रख सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुँचते। लेकिन प्राकृतिक रेशों में बहुत ही धूप हो, चाहे कीटाणु हो, जीवाणु हो, कपड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और सभी सीखिए कि हम इन कपड़ों का उपयोग किस तरीके से करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक हैं। एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े लीजिए। आपको एक ही जैसे दो कपड़े टुकड़े लेने हैं, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशे से निर्मित होना चाहिए और दूसरा संश्लेषित रेशों से निर्मित होना चाहिए। आपको एक ही आकार के दो कपड़े लेने हैं, दो कपड़ों के टुकड़े लेने हैं, लेकिन इनकी शर्त यही है कि एक संश्लेषित रेशा होना चाहिए, कृत्रिम रेशों से बना हुआ होना चाहिए, एक प्राकृतिक रेशों से बना हुआ चाहिए। इन टुकड़ों का चयन हेतु अपने माता पिता की आप मदद ले सकते हो, कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा कृत्रिम है। आइए आगे देखते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मग्गों में भिगोइए, जिन्हें बराबर मात्रा में जल भराओ। आपको बराबर मात्रा में पानी लेके उन दोनों कपड़ों को क्या कर देना है, एक पात्र में भिगो देना। 5 मिनट बाद कपड़े को टुकड़ों पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट के लिए धूप में फैलाइए। तो प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल का आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। आप कपड़े को बाहर निकाल दीजिए, फिर देखिए किस कपड़े को बाहर निकालने के बाद अगर आपने बराबर पानी डाला था बर्तनों में, उसमें किस में कम बचा है और किस में ज़्यादा, तो आप देखेंगे पानी ज़्यादा बचा है वो कृत्रिम कपड़ा था उसमें बचा है, क्योंकि जो प्राकृतिक कपड़ा था उसने पानी ज़्यादा सोख लिया। फिर आप सूखने का इंतज़ार करेंगे तो जो कृत्रिम रेशा है वो जल्दी सूख जाएगा,
जो प्राकृतिक रेशों से बना हुआ कपड़ा वो धीरे सूखेगा। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम सोखते हैं? हाँ, बिल्कुल कम सोखते हैं। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? बिल्कुल कम समय लेते हैं। यानी प्राकृतिक रेशे हैं वो ज़्यादा पानी सोखते हैं और सूखने में समय भी ज़्यादा लेते हैं। ये क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुण धर्म के बारे में क्या बतलाता है? ये क्रियाकलाप बताता है कि संश्लेषित रेशे वो कम पानी सोखते और सूखते भी जल्दी। अपने माता पिता को इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिर स्थायित्व में टिकाऊपन, मूल्य और रख रखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। यानी आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए और जानने की कोशिश कीजिए। जो कि कॉटन के कपड़े बोलते हैं आम भाषा में, और जो प्राकृतिक कपड़े होते हैं उसे सूती के कपड़े बोला जाता है। इन कॉटन ज़्यादा टिकाऊ होता है और सूती के कपड़े कम टिकाऊ होते हैं और मूल्य में महंगे होते हैं सूती के कपड़े, और कॉटन सस्ता होता है। अब कपड़ों के बाद हम प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। यानी दैनिक जीवन का बेहद ही महत्वपूर्ण भाग, दैनिक विज्ञान का बेहद ही महत्वपूर्ण पार्ट प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं को परिचित हो गए। यानी बहुत सारी वस्तुओं के बारे में हम जानते हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोग की एक सूची बनाइए। यानी आपको एक तरफ वस्तु का नाम और उस दूसरी तरफ उसका क्या उपयोग है जो प्लास्टिक से निर्मित है, अपनी नोटबुक में उसकी एक सूची बनाइए। तो आप देखेंगे आपकी सूची बहुत ही लंबी हो जाएगी। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक भी क्या है? एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में ये रेखीय होती है तो कुछ में ये त्रिकबंध एंड क्रॉसबंध होती है। जिस तरीके से अपने पॉलिएस्टर बहुलक के बारे में देखा, यानी उसकी बहुलक किस प्रकार की संरचना थी। यानी प्लास्टिक के बहुलक भी कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ रेखीय होते हैं, कुछ इस तरीके से क्रॉस होते हैं। यानी कुछ मजबूत और कुछ कम मजबूत होते हैं। रेखीय और क्रॉसबंध व्यवस्था प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों में, साइजों में उपलब्ध है। यानी प्लास्टिक की वस्तुएं हर आकार, छोटी बड़ी और विशेष वस्तुएं अपने को बाजार में उपलब्ध हो जाती है। चित्र में आप देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि ये कैसे संभव हुआ? क्या आपको जानकर ये थोड़ा असंभव नहीं हुआ कि इस तरीके की वस्तुएं किस तरीके से बनाई गई है? यानी छोटा सा स्कूटर, बड़ी सी कुर्सी, बर्तन। तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। यानी प्लास्टिक को कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है। यानी ये कुर्सी टूट जाने के बाद अगर प्लास्टिक पुनर्चक्रण प्लास्टिक है तो इसे पिघलाकर वापस नई वस्तु इसकी बनाई जा सकती है। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। इस पर रंग किया जा सकता है। इसे पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। इसे बेलकर सदरों को बदला जा सकता है। यानी इसको पिघलाकर इसे बेलकर चादर भी बनाई जा सकती है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इनकी इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग है प्लास्टिक के। यानी प्लास्टिक के अपन किसी भी आकार में डाल सकते हैं। वो चीज़ टूट फूटने के बाद अपन उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। यानी दोबारा से उसे पिघलाकर उसकी दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है। यानी किसी भी सांचे में डाला जा सकता है प्लास्टिक। यानी बहुउपयोगी है प्लास्टिक हमारे लिए। ये प्लास्टिक के बर्तन आपको दिख रहे हैं, बाल्टी है, जग है, स्कूटर खिलौना है और कुर्सी। यानी प्लास्टिक की से निर्मित विभिन्न वस्तुएं आप देख रहे हैं। पॉलीथीन का उपयोग भी हम दैनिक जीवन में करते हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर पूर्ण रूप से उपयोग के लिए प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन से बना है। प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है। पॉलीथीन क्या है? एक प्लास्टिक का ही उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों बनाने में काम आता है। यानी पॉलीथीन भी एक तरीके का क्या है? प्लास्टिक है जिसकी थैलियाँ बनाई जाती है। अब आप सोए प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए। आपको क्रिया करके देखनी है। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है? ऐसा नहीं है। कुछ प्लास्टिक बहुत ही कठोर होते हैं और कुछ प्लास्टिक बहुत ही मुलायम होते हैं। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। एंड कुछ टूट भी जाती है बल लगाने पर, कुछ आसानी से मुड़ भी जाती है, टूटती भी नहीं है, और कुछ इतनी मजबूत होती है जिसे मोड़ने पर टूटती भी नहीं है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? यानी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हैं तो वो मुड़ जाती है, पिचक जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, वो प्लास्टिक जो थोड़ा सा गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है, पिघल जाता है, चिपक जाता है, सफलतापूर्वक मुड़ जाता है,
थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट, आप याद रखें, थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? वो प्लास्टिक जो थोड़ा सा गर्म करने पर विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। ये पॉलीथीन है और पीवीसी है, ये किसके उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है, जो आसानी से मुड़ जाते हैं और आसानी से पिघल जाते हैं। इस थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों को बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। इसके आगे देखते हैं दूसरी ओर, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। यानी थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसको हम दोबारा से उपयोग ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं एक बार जिस सांचे में डाल दिया वो वैसे ही रहेंगे, उसका दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकता। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो दोनों में अंतर आप याद रखें। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार जिसका उपयोग कर लिया, एक बार जिस सांचे में डाल दिया तो दोबारा उपयोग नहीं हो सकता। थर्मोप्लास्टिक जिसका दोबारा उपयोग हो सकता है। दो उदाहरण हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है जिसका उपयोग हम विद्युत सामग्री बनाने में करते हैं। ये बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। कौन? बेकेलाइट। बेकेलाइट से ही विद्युत स्विच बने होते हैं और जो बर्तन होते हैं उसके हत्थे बने होते हैं जो गर्म नहीं होते, आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। मेलामाइन कैसा है? एक बहुउपयोगी पदार्थ है। ये दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं जिसके एक बार उपयोग के बाद दूसरा उपयोग नहीं हो सकता। बेकेलाइट है विद्युत रोधी उपकरण बनाने में और बर्तनों के हत्थे बनाने में, जबकि मेलामाइन है ये आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की अधिक क्षमता रखता है। जो मेलामाइन प्लास्टिक है वो आग प्रतिरोधक होता है, जलता नहीं है आसानी से, और दूसरे प्लास्टिक की अपेक्षा ये प्रतिरोध भी ज़्यादा करता है ऊष्मा का, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। ये फर्श की टाइल है। इन मेलामाइन से क्या बनाई जाती है? फर्श की टाइल है। रसोई के बर्तन बनाए जाते हैं। कपड़े बनाने के उपयोग लिया जाता है, यानी इसके कपड़े भी बनाए जाते हैं। कौन से कपड़े? जो आग प्रतिरोधक करते हैं, वैसे कपड़े जो आग को आसानी से पकड़ते नहीं हो, जलते नहीं हो। चित्र में 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक बर्तन है, स्विच है, आप देख सकते हो हत्थे हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक वायर है, डिब्बे हैं बस सामग्री रखने के। इसके आगे अपन देखते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बाद विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। एंड प्लास्टिक किस तरीके से अपना उपयोगी है, किस तरीके से बर्तनों के विकल्प के रूप में और भी सामग्री के विकल्प के रूप में हम प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक निर्मित सामग्री का उपयोग करते हैं। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि सहन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। हम इनमें रख के आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। एक तथ्य आप याद रखें, जो मेलामाइन होता है इसकी ड्रेस पहनते हैं जो अग्निरोधी वाहनों में काम करते हैं, फायर फाइटर होते हैं, यानी अग्निरोधी ड्रेस पहन के वो आग को बुझाते हैं, वो मेलामाइन प्लास्टिक की बनी होती है। इस कारण इनका हल्का भार, कम कीमत क्यों उपयोग किए जाते हैं प्लास्टिक के बर्तनों का, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री? क्योंकि भार कम होता है, कम कीमत होती है, सामर्थ्य और उपयोग में आसानी होती है। धातु का हमेशा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। यानी यह प्लास्टिक की विशेषता है, प्लास्टिक के लाभ है, जिसकी वजह से प्लास्टिक के गुण है जिसकी वजह से अपन इसका उपयोग करते हैं। उपयोग की सूची असीमित है, यानी बहुत से क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तु आदि में गिनना आरंभ करें तो कितनी लंबी आपकी गिनती हो जाएगी। आइए अब प्लास्टिक के अभिलक्षण गुणों की विवेचना करें। प्लास्टिक के क्या क्या गुण है? तो प्लास्टिक अनविक्रियाशील है, प्लास्टिक क्रिया नहीं करता किसी का। जैसे अपन लोहे के बर्तन, तांबे के बर्तन बाहर हवा में रख दिए तो ये हवा और नमी के साथ क्रिया करके इसके साथ जंग लगना आरंभ हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कुछ नहीं। आप कहीं भी रख दो, किसी के साथ क्रिया नहीं करते, अनविक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं के जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है,
परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। चाहे इसे पानी में डुबो के रखो, चाहे इसे हवा में रखो, बरसात में रखो, इस पर कोई अभिक्रिया नहीं। उनका संचारण आसानी से नहीं होता, यह आसानी से इसका संचार नहीं होता, वर्षों लग जाता है। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचय हेतु किया जाता है। और हम इसके अंदर बहुत सी सामग्री को रख के सुरक्षित रख सकते हैं। ये अंदर रखी हुई सामग्री के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते, न ही प्रकृति के साथ करते हैं। ये पहला गुण हो गया, यानी प्लास्टिक अभिक्रिया विहीन होती है, अभिक्रियाएं नहीं करती है, जिससे इसका जीवन लंबा होता है। दूसरा इसका गुण है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। कैसा होता है? हल्का होता है, मजबूत होता है और लंबे समय तक चलता है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। यानी पूर्व काल में लोग धातु की बाल्टियों का उपयोग करते थे, जो भारी होते थे और जिनका जीवन काल भी कम होता था। किस पदार्थ की बनी बाल्टियों और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लेने से क्या लाभ है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों में साइजों में डाला जा सकता है। अंत ये विभिन्न उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। प्लास्टिक सामान्य धातु की अपेक्षा सस्ते होते हैं, धातु से सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं, टिकाऊ होते हैं। ये उद्योग और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो आपको ये सूची बनानी है, कौन कौन से प्लास्टिक के बर्तनों का, प्लास्टिक की सामग्री का आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं। तो प्लास्टिक हल्की, सस्ती, कम कीमत पर उपलब्ध होती है, जिसकी वजह से वर्तमान में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगली जो प्लास्टिक की विशेषता है, प्लास्टिक की कुचालकता। ये हम अगले अध्याय में भाग में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। प्लास्टिक की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। ये सस्ता होता है, हल्का होता है, अभिक्रियाशील नहीं होता है, अनअभिक्रियाशील होता है, जिसकी वजह से इसका उपयोग आजकल ज़्यादा किया जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।